बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अलग है। आप कहोगे कि इसमें क्यों घुसे, और वाकई मुझे नहीं घुसना चाहिए था, मेरा काम ही नहीं है, मेरा लोकल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन माशरे की दुरुस्तगी में इस्लाह के लिए एक जब तस्वीर मैंने देखी और सुनी तो फिर मुझसे नहीं रह गया। मैंने कहा मैं आऊँगा और देखूँगा कि है क्या और इस माशरे के अंदर हो क्या रहा है। हम पानी, सेवरेज, कूड़ा करकट और इसमें सड़कें टूटी हुई, इसमें फंसे रहते हैं, माहौलियाती आलूदगी। लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ हमारे माशरे में हो क्या रहा है, नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, और जो हुकूमती दावे किए जाते हैं उसके पस मंज़र में अगर हम देखते हैं तो आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ हमारी हुकूमतें ज़ीरो पे हैं, कोई एफ़र्ट्स नहीं है। और अगर कुछ लेना चाहता है तो वो भी मैं अभी बता दूँगा आपको। मैं आया मलीर का इलाका है गिलानाबाद, और इसके अंदर परवरिश केयर सेंटर, और क्या है ये, इसका असल नाम क्या है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ नौजवानों से भी मिलवाऊँगा। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत होगी, इसलिए कि माशरा हमारा कहाँ जा रहा है और हुकूमतें हमारी किधर हैं, वो क्या कर रही हैं, वो सब बताऊँगा। मेरे साथ खड़े हैं सर, इधर ज़रा आप मेरे पास आइएगा। ये इमरान अली शाह साहब है, इमरान अहमद शाह साहब। मैंने कहा ना कि मेरी फील्ड नहीं है, और मैं बिल्कुल हट के कूदा हूँ इसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि जो मुझे सुना था तो फिर नहीं रहा गया। और सिंध गवर्नमेंट की और वज़ीर आला साहब सईद मुराद अली शाह साहब, आपको भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब आपको, इलाके के डिप्टी कमिश्नर को, वो वैसे तो पर्सनालिटी वाइज अच्छे हैं, मुलाकात मेरी अभी नहीं हुई उनसे, लेकिन ये कि बहरहाल अगर आप भी चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दीगर लोगों को, मुखैर हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को गौर से सुनना। साहब ये है क्या चक्कर, ये क्या होता है, हमारे जो नौजवान हैं क्या इतनी बड़ी तादाद में इस तरफ जा रहे हैं, या ये वाकई ऐसी मफरूज़ों पे होती है कहानी? नहीं, बिल्कुल मफरूज़ों पे नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इसमें सालाना जो है वो 40,000 का इजाफ़ा हो रहा है। हमारे माशरे में 40,000 नौजवान सालाना जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, 40,000 नौजवानों का ड्रग एडिक्शन में। और हमारे पास कोई सहूलत ऐसी नहीं है कि ड्रग अवेयरनेस के हवाले से, कि एडिक्शन के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे कोई सही मुहिम चलाई जाए, आगाही दी जाए इनको कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं तो बता रहा हूँ मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं इसमें कूदा इसलिए हूँ सिर्फ माशरे की इस्लाह के लिए। हमारे नौजवान जो हैं वो इस तरफ अगर जाते हैं तो उनको वापस लाना, और लाने वाले उनका किरदार यकीनन नुमाया होगा इस माशरे की इस्लाह के लिए, और वो काबिल तारीफ़ होंगे। लेकिन ये जो आप इदारा चला रहे हैं, ये दो चार महीने 6 महीने पहले खोला आपने, साल भर पहले खोला? नहीं, इसको हमारे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल से आप चला रहे हैं? 4 साल से चला रहे हैं। उससे पहले हम जो है परवरिश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 2011 से इस पे काम कर रहे हैं। और पहले आगाही प्रोग्राम सिर्फ करते थे प्रिवेंशन के हवाले से, कि ड्रग्स में जाने से हम कैसे बच सकते हैं, वो बहुत अहम है। एक तो चला गया, फिर उसका इलाज की तरफ है। अगर हम उस पे काम करें ज़्यादा कि हम किस तरह से इससे पहले ही ऐसे इक़दाम उठाएं अपने बच्चों के लिए जिससे हम उस तरफ जाना हमारा कम से कम हो जाए। ये मुझे बताएं, चले आप 4 साल से चला रहे हैं, आपके पास लड़के मैं देख रहा हूँ है, और ये तो अभी आटे में नमक है जो मैं देख के आया हूँ, पर आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, क्या है, क्या प्रोसेस क्या है इसका? आप कैसे इनको यहाँ से गेट से बाहर निकालोगे कि ये एक हेल्दी नौजवान, यंग नौजवान जाए मेरा? बिल्कुल, हम इसको जो है डिज़ीज़ के तौर पे लेते हैं। ये नशे की एक बीमारी है। लोग अभी तक इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। वो मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल करते हैं, घर में बंद कर दिया, किसी ऐसे इदारे में डाल दिया जहाँ उनको महीना 15 दिन बंद रख दिया, और ये सोच लेते हैं कि सही हो जाएंगे। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से एक मिथ बन गई है कि नशा करने वाला कभी नशा छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है, जबकि छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। और बहुत सारे हैं हमारे पास इस वक्त भी, बल्कि मेरे पास इस वक्त तकरीबन 10 से 12 ऐसे लड़के हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए और वो मेरे पास जॉब कर रहे हैं अभी। वाह यार, ये अच्छी बात है कि ये इदारा भी चला रहे हैं, और मेरे नौजवानों को, यंग जो हमारे कल के मुस्तकबिल हैं, उनको बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार करके जो भेजते हैं, उनमें से कुछ को इन्होंने रोज़गार की फराहमी को भी यकीनी बनाया। अच्छा, ये मुझे बताएं, मैं आया यहाँ पे आपके सेंटर में, या मुझे मेरे वालिदैन लेके आए, मैं यहाँ आया और मेरी हालत जो है वो क्या होगी वो तो आपको पता है। अब आप क्या स्टेप लोगे और कितने दिन का स्टेप होगा कि आप जाके मुझे ज़हनी तौर पर तैयार करके इस गेट से बाहर निकालोगे? सबसे पहले हमारे पास अमूमन तो फैमिलीज़ आती हैं मालूमात के लिए, हम उनको आगाही देते हैं। उसके लिए हमने एक
छोटा सा किताबचा भी बनाया हुआ है जिसको हम उनको फैमिलीज़ को दे देते हैं, बेशक उनका प्यारा एडमिट हो या नहीं हो, ताकि वो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले लें। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि उनको बताते हैं कि ये बीमारी है और यही असरात हैं, सारा सिलसिला। तो पहला जो स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट का वो 3 महीने का है कि 3 महीने मरीज़ यहीं रहता है और उसका इलाज होता है। और इलाज बंद रखना मकसद नहीं है, हफ्ता 10 दिन जो है सिर्फ वो मेडिसिन से इलाज है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इस बीमारी की तो ये जहनी बीमारी है, जहन को खोलना है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इन तमाम की एक रूटीन है। और रूटीन के साथ साथ जैसे सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता करना है, तो फिर एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है वो, जिसमें हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना है और आगे जाके उन्होंने किस तरह से इस चीज़ का मुकाबला करना है, क्योंकि ये बीमारी हमेशा रहेगी। हम बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार मसला जो है मुझे हीरोइन की वजह से, चलो हीरोइन नहीं पीऊँगा, चरस पी लिया करूँगा, शराब पी लिया करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आसान अगर देखें तो हम उसको, मैं अमूमन इनको बोलता हूँ कि हमारा जिस्म नशे के साथ एलर्जी हो गया है। कोई भी नशा जो मिकदारें बढ़ाता है वो अपनी वजह से नहीं बढ़ाता, वो अपनी खुशी से नहीं बढ़ाता, वो उस बीमारी की वजह से उसकी मिकदारें बढ़ती हैं। यही चीज़ इनको सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत होती है। उस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही इनको, उनके साथ साथ फैमिली को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बात करते हैं इस बीमारी की तो वो ये फैमिली डिजीज़ है। एक बंदा नशा करता है उससे पूरी फैमिली मुतासर होती है। अब किस तरह से, क्या है, क्यों है, कैसे है, उस फैमिली को भी पूरी आगाही देनी ज़रूरी है कि जब बीमारी का इलाज होता है वो टोटकों से सही नहीं होती, उसके लिए वो तरीका अपनाना है आपको जो इससे आपको बीमारी से निकलने में आपके प्यारे का मददगार साबित हो। यानी आप कह रहे हैं कि 3 महीने का पीरियड आपको दरकार होता है एक नौजवान तैयार करने में वापस? इनिशियल पहला स्टेज है ये, ये पहली स्टेज है कि 3 महीने का। 3 महीने क्योंकि एक अरसे तक नशा इस्तेमाल किया है, हर काम हर चीज़ के साथ उसकी एसोसिएशन बड़ी मजबूत है नशे की और उन तमाम कामों, उन तमाम मामलात के साथ। तो फिर सेकंड स्टेज 3 महीने के बाद सेकंड स्टेज ट्रीटमेंट है, वो तकरीबन 6 से 8 महीने का है और वो बहुत अहम है और सक्सेस रेट या कामयाबी हमें उसी में ज़्यादा अचीव होती है। तो टोटल ये 1 साल का तकरीबन देखें हाँ बिल्कुल 1 साल का टोटल अगर देखें, क्योंकि हर बीमारी के कुछ शॉर्ट टर्म असरात होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इस बीमारी के, जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म तो 10-15 दिन 20 दिन जो दवाइयों से हम कंट्रोल करते हैं, लॉन्ग टर्म है वो 1 साल से 2 साल तक है। और पहला साल उन अलामात में बड़ी शिद्दत होती है, उन्हीं को संभालना होता है। ये इमरान साहब बता रहे थे, मैं इनसे जानने की कोशिश इसीलिए कर रहा था ताकि मुझे पता चले ये है क्या यार, क्या चीज़ है। ये मेरे नौजवान बैठे हुए यहाँ पे, मैं ज़रा इनसे बात करूँ। 1-2 तो बड़े तगड़े दिख रहे हैं मुझे। अबे मियाँ तुम तो बहुत तगड़े आदमी हो यार, है क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बिल्कुल सेट हो? बिल्कुल सेट हो, अल्लाह का शुक्र है। ये चूरन क्यों खाते थे? चूरन में बस मज़े के लिए खाता था। अब क्या हुआ? अब बेहतर हो गया, अब चूरन खाने का शौक़ नहीं है मुझे। नहीं है? नहीं। अच्छा, ये जो हमारे इमरान साहब है यार, बड़े जालिम आदमी। तुम्हें सुबह 7 बजे उठा देते हैं कि आओ तुम्हारा टाइम शुरू हो गया। रात कितने बजे तक होती है प्रैक्टिस? तकरीबन 11 बजे तक होती है। सुबह रूटीन के हिसाब से उठ जाता हूँ और कोई उठाता भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरी आँख खुद खुल जाती है। मैं अपनी रूटीन को इसी तरह मेंटेन कर रहा हूँ, इसी तरह चल रहा हूँ और आगे जाके इसी रूटीन में ही चलूँगा। खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से मिल रहा है। टाइम से। आवाज़ तुम्हारी टाइट निकल रही है, इसका मतलब है खा रहे हो यार, है? दबा के खा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम फर्स्ट क्लास हो गए, क्या करो अब? जाके करोगे क्या? अब जाके अपनी रूटीन, जैसे यहाँ रूटीन बता रहे हैं इसी रूटीन के मुताबिक चलूँगा और जिस तरह से यहाँ से मुझे प्रोग्राम दिया गया, जैसा मेरे रवैयों पे काम किया गया, उसी रवैयों पे को इस्तेमाल करूँगा। उसी तरीके से खेलते क्या थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल खेलते, अब जाके खेलोगे? अब जाके खेलूँगा, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम ने समझा उस तरह अपने आप को तकाऊँगा नहीं, एक लिमिट में खेलूँगा। एक लिमिट में खेलोगे तो अपनी ग़िज़ा भी सही करोगे। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वो तो लग ही रहा है अच्छे हो, वैसे ही मुस्कुरा रहे हो यार। तो ये गन्ना वन्ना कब से खा रहे थे या सूंघ रहे थे? ये 4-5 साल से मैं नशा कर रहा था। करता कौन था? तुम्हारा दुश्मन कौन था? हम खुद ही दुश्मन थे अपने। जी होता है ना, दोस्त यार बोलते हैं लगाओ यार, ऐसी की तैसी देखी जाएगी यार। ये हमारी खुद की ख्वाहिश होती है, कोई किसी को नहीं लगाता। अच्छा, तो तुम भी कुछ गेम वेम खेलते थे, पढ़ते थे, क्या करते थे? मैं स्टडी करता था। क्या? मैं इंटर कर रहा था अभी।
तो फिर रुक गया सारा सिलसिला इसी चक्कर में? जी सब कुछ तबाह हो गया, मेरी पढ़ाई रुक गई, मेरे इंटर के पेपर वगैरह सब रुक गए। पैसे वैसे भी बेड़ा गर्क हो गए? जी सब कुछ। अब क्या सोचा है तुमने? चलो यहाँ से इमरान साहब तुम्हें कहते चलो मियाँ 9-2-11 हो, तुम सेट हो गए हो, तुम यहाँ से गेट से निकलोगे, घर जाओगे, फिर क्या सोचा, क्या क्या करोगे? मैं अभी तो मेरा इरादा है आफिया हाउस में जो इनका एक सेकंड स्टेज है वहाँ पे टाइम लगाने का। उसके बाद जैसे बाली मजबूत होगी उसके बाद अपने पापा के साथ जॉब करूँगा, उसके अलावा और कुछ मैंने सोचा नहीं है। उनके साथ रूटीन बनाऊँगा। यहाँ पे खाने में अच्छा मिलता है, जब भी बोल रहा अगला वाला ट्रेस भी करूँगा, जाने का मूड नहीं है बेटा तेरा, तुम यहाँ माल टाइट मुर्गी वर्गी भी मिल रही है, जब ये जाने के मूड में नहीं है, बोल रहा अगला वाला भी करके जाऊँगा, 2 साल रह के जाएगा ये, ताकि बिल्कुल तगड़ा होके जाए है। बोल रहा इंशाल्लाह यार। हाँ मियाँ मौलाना साहब क्या हाल है? दाढ़ी वाड़ी भी है यार? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। है अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल लो, दाढ़ी भी है। अब बताओ तुम क्या करोगे? अब तुमने कसम खा ली है कि अब तुम जाके इस माशरे के जो दीगर नौजवान हैं हमारे, उनको भी लाइन पे लाओगे? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से निकलने के बाद जो है मैं अपनी लाइफ से नशे की वजह से मायूस हो चुका था। अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मैंने ख़राब कर दिया, अपना पूरा करियर मैंने बर्बाद कर दिया था, और मैंने यह किया है कि इंशाल्लाह अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो माशरे के लोगों के लिए सर्व करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इस परवरिश से नई ज़िंदगी मिली है। देखो कैसे मज़े मज़े की बात कर रहा है मेरा यंग ब्लड जो है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 1 2 3 मैं ये सब मुझसे बात करने को तैयार हैं, मुझसे बात भी करेंगे, मुझे बताएंगे भी, और इस्लाही माशरा के लिए ये तैयार है। लेकिन ये 3 नौजवानों से मैंने बात कराई है, और ये स्क्रीन पे आके जब बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरे वो नौजवान जो अभी माशरे के इस दलदल की तरफ जा रहे हैं, या उनके दोस्त उनको वरगला रहे हैं, उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, ये उनके लिए आए हैं कि हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते इस लानत से दूर रहना और इस लानत के करीब नहीं आना, और कोशिश ये करो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ रहो, अपने वालदैन का एहतराम करो, अपने असातिज़ा का एहतराम करो। वो अपने वालदैन जो बहुत बुरे लगते हैं हमें नसीहत करते हुए, उनकी बातों को सुने और समझें और जानने की कोशिश करें कि हमारे वालदैन या हमारे बुज़ुर्ग, हमारे प्रोफेसर, हमारे उस्ताद हमें क्या बता रहे हैं। हम वो सब चीज़ें सीखने के बाद इस लानत से दूर रहें। हमारे माँ बाप हमें बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि वो कव्वाली करते हैं, हमें बोलते हैं बेटा ये नहीं करना, ये दोस्त से नहीं मिलो, इससे दोस्त से नहीं मिलो, तुम्हारी सोबत अच्छी नहीं लग रही, तो हमें वो खटकते हैं। लिहाजा आज ये नौजवानों ने स्क्रीन पे आके ये मैसेज दिया, ये सामने खड़े हो के इन बच्चों ने, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, खुर्रम रखे, आबाद रखे, और ये लोग जो है इस माशरे में जाके, ये तो एक इदारा है परवरिश, यहाँ से तो 50-60 बंदे 70 बंदे निकल जाएंगे, लेकिन ये जाके 700 बच्चों को मैसेज देंगे। तो ये परवरिश इदारा जो है अगर मेरे 70 नौजवानों को भी यहाँ से फ्रेश करके निकाल देता है, तो 700 नौजवानों को ये जो है इस काबिल कर देंगे कि वो इस लानत से, इस माशरे को, इस नासूर से जान छुड़ाएंगे। ये जाने वाला नहीं है, यही मुर्गी खाएगा, यही रहेगा 2 साल कह रहा है, इसके पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हें बाद में आके फिर देखूँगा तगड़ा होके गया कि नहीं गया। अच्छा जी मियाँ इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, ये आ जाओ। अच्छा आओ भाई। भैया क्या है ये, क्या दुकान सजाई हुई है तुमने यार? ये असल में दुकान नहीं है, तजुर्बात पर मबनी प्रोग्राम है। मैं ख़ुद इसी दलदल में था, लगभग 20 साल मैंने ख़ुद भी नशे में रहा हूँ। स्कूल से लग गया था 14 साल की उम्र में, 9 क्लास में। फिर उस नशे से फिर जो होने वाले नुकसानात, जराइम की तरफ और दीगर चीज़ें, लगभग 20 साल में मुतासिर रहा। उसके बाद फिर कई एक कोशिशें की नशा छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे साथ मसला क्या है। छोड़ता था, वापस नशे। इलाज कहाँ करा है? इलाज मेरा इमरान शाह भाई ने किया था। इन्होंने किया था? जी हाँ से, ये मेरे काउंसलर हैं। अच्छा तो तुम फिर भी तो इसको छोड़ क्यों नहीं रहे, इदारों को भागो ना यहाँ से? इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें मुझे कुछ दिखता हो, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी कहाँ थी, बिल्कुल मैं एट बॉटम था। उसके बाद आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़, मेरे माशी माशरती तमाम पहलू बहाल हैं। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटा है, अच्छा कमाता हूँ, माशरे में इज़्ज़त है। तो अब ये मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं परवरिश के अंदर ही जॉब कर रहा हूँ एज ए काउंसलर। इससे तुम लोग इस इदारे से भागते क्यों नहीं हो यार? वो मुर्गी के चक्कर में नहीं जा रहा है, बोल रहा है 2.5 साल पूरा इलाज करके जाऊँगा, तुम बोल रहा मैं यही रहूँगा यार। असल में जब कोई सेहतियाब होता है ना, फिर उसकी फैमिली जो दुआ देती है, तो वो जो है ना, वो चीज़ बंदा कभी भी छोड़ने की सोच ही नहीं सकता कि जब वो माँ बाप हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहे होते हैं,
وہ شاید ایسا تصور کر رہے تھے کہ ہم کوئی بھگوان ہیں نا, ہم نے کیا کر دیا, جبکہ ہم کچھ نہیں. ایک ٹرائنگل پروگرام ہے کہ جس میں مریض اپنے حصے کا کام کرتا ہے, ادارہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے, فیملی اپنے حصے کا کام کرتی ہے. ہم کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو, فیملی کو اور مریض کو ایک پیج پہ لے آتے ہیں. وہ معلومات جو آج تک نشے کے متعلق ہیں جمع ہوئی ہیں وہ ان کو مہیا کرتے ہیں, اور پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے, ٹرائنگل ہے ٹریٹمنٹ کا, اس پہ چلتے ہیں اور شکر الحمدللہ بحالی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ تجربات پر مبنی ہے. مجھ سمیت کئی ایک ریکوریز ہیں جو یہاں پہ خود سالوں نشہ کرتے رہے, جیسے میں نے 20 سال کیا ہے, کسی نے 10 سال کیا ہے, کسی نے 15 سال کیا ہے, اور وہ آج اسی پروگرام کے تحت نشہ چھوڑے ہوئے بھی ہیں اور سالوں سے ایک صحت مند زندگی. یہی پیسہ بچا کے اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے. اب تو خیر تم اولاد والے ہو گئے, اگر اس جوانی میں جس اب خیر جوان تم ابھی بھی ہو, لیکن اس وقت خرچ کرتے اپنے بچوں اپنی بہنوں پہ, تو تمہیں اللہ تعالیٰ ڈبل دیتا. خیر بہرحال یہ پرورش میں تھے اور یہاں آئے تھے, پرورش ہوئی, اور پرورش ہونے کے بعد آج یہ یہیں پہ ہیں. یہاں میرے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے خاتون, ان سے ذرا بات کروں. ہاں بھائی کیا کرتی ہو؟ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ بولو نا, انگلش میں بول لیو, میں سوچے پاگل ہو. ٹھیک ہے, اپنی اپنی سوچ کا نظریہ ہے نا. کیا ہو؟ ماہر نفسیات. ماہر نفسیات. میری نفسیات بتاؤ. اب اتنی جلدی کوئی کسی کی نفسیات کیسے جان سکتا ہے؟ بات چیت ہوتی ہے تبھی تو جانا چاہتا ہے. چلو ابھی بیٹھ کے بات کرتے پھر بتانا مجھے. بالکل. یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر مریضوں کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کیسے ہیں یہ نوجوان, کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ محنت تو کافی کرنی پڑتی ہے ان مریضوں کے ساتھ, لیکن جب ہم پہلے بات کرتے ہیں تو پورا ایک اسسمنٹ پلان ہوتا ہے ان کا, اس کو لے کر چلتے ہیں جن میں ان کے پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, پھر اسی کے اکارڈنگلی ان کا ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے. اچھا. اور پھر پورے 3 منتھس ہم انہیں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے بیہیویئرس کو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فیملی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم میرٹل کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. جو ایشوز کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. چھڑی لے کے بیٹھا کرو, مارو. ارے پاگل, آیا بھائی ادھر آؤ. یہ کون ہے؟ ہاں بھائی کیا نام ہے, کیا کرتی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں پہ علاج کر رہی ہوں نشے کے مریضوں کا. تمہارے پرس میں بھی چرس تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, دیکھ لو یار. اللہ کا شکر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سائیکالوجسٹ ہوں, ماہر نفسیات ہوں. جیسے کہ اچھا وہ پہلے عقل مند تھی, پہلے بتا دیا سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات ہوں تاکہ میں کچھ بولوں. اچھا بات یہ ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو علاج کی ضرورت ہے. اور ماہر نفسیات جو کہ ایک نشے کو اگر ہم کہیں نشے کی عادت, بری عادت, ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم رویوں کی بیماری بھی کہتے ہیں. رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے, رویوں کو بہتر کرنے کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت اہم کردار ہوتا ہے اس علاج میں. اور ہمارے یہ ساتھ جو سارے یہ مریض ہیں, ہمارے کلائنٹس ہیں, ان کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اور محنت سے جو پھل ملتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے تو اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے جس کو مزید علاج کی ضرورت ہے. ان کو مار کے باہر نکالو, بلا وجہ مرغیاں کھا رہے ہیں, وہ بول رہا ہے میں جاؤں گا ہی نہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے سب صحت مند لگ رہا ہے. مجھے ایک بھی ایسا نہیں لگ رہا جو بیمار ہو. یار یہ تو ایسے لگ رہے تگڑے تگڑے یار. ابھی ان کو فٹ بال دے دو تو یہ مقابلے دوسری ٹیم کو ہرا دے. اصل میں عزیز ہوتا ایسا ہے کہ نشے کی بیماری دوسری بیماریوں سے مختلف اس لیے کیونکہ یہ نشے کی بیماری ہے اور ہر بیماری کی اپنی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نشے کی بیماری والے انسان بظاہر تو بہت صحت مند نظر آتے ہیں, لیکن اس بیماری نے ان کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, معاشرتی طور پر, روحانی طور پر اتنا متاثر کیا ہوتا ہے. آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے جن لوگوں سے آپ نے یہاں بات کی ہے, جن لوگوں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے, انہوں نے یہی کہا کہ ایک ایسا دلدل تھا جس سے نکلنا بہت مشکل تھا. اچھا مجھے بتاؤ, حکومتی سطح پر ابھی تک کسی نے ہاتھ رکھا کہ ہمارے کمشنر ہیں یا گورنمنٹ کی طرف ہے کہ بھائی آپ لوگ ادارہ چلا رہے ہو, ہم آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی سپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ہے. حکومتی سطح پہ کچھ ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا پروگرام ہے. اگر ہم معاشرے کے گرد نظر دوڑائیں اور ہم یہ دیکھیں معاشرے کے اندر, تو حکومتی سطح پہ ہمیں اتنی سپورٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ نشے کی بیماری کے اوپر, نشے کے مریضوں کے لیے بھی اتنا کام نہیں ہو رہا. اور ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے, پالیسیز بنائی جائیں, لاز بنائے جائیں, کیونکہ اویلیبل ہوتا ہے ڈرگس تو ایک انسان اس کو استعمال کرتا ہے, اس کا عادی بنتا ہے, اس کی جو ہے لت لگتی ہے اس کو. یہ تمام پالیسیز کے اوپر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا قدم بھی اٹھائیں اور ان چیزوں کے لیے کام کریں, اور ایسے اداروں کو بھی سپورٹ کریں جو کہ نشے کی بیماری کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہے یہ لڑکی. اور ابھی میں ایک تقریب میں گیا تھا, وہاں ایک یونس صاحب تھے, وہ تقریر کر رہے تھے, میں تمہیں بھیجوں گا دیکھ لینا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ہماری
وہ کم سے کم آئی جی وغیرہ یا ہمارے چیف سیکرٹری وغیرہ ایکشن میں آئے ہیں اور چیف سیکرٹریز کو نوٹس لے رہے ہیں, ان سے ملاقات کرو, چیف سیکرٹریز میں مدد کریں گے تمہاری, یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. چیف سیکرٹری بہت اچھے آدمی ہیں ممتاز علی شاہ صاحب اس صوبے کے, اور انہوں نے ایک فورس تشکیل دی ہے, اس ایس ایس پی لیول پہ شاید وہ ہوگا, میں شارٹ بھیجوں گا وہ سننا, اس میں بتایا گیا ایک فورس دی جا رہی ہے کہ ایسوں پر ایک بہت بھرپور حملہ ہوگا اور ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری صاحب, اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ اور عمران شاہ سے ملایا, پھر وہ ایک نوجوان سے ملایا, پھر ہمارے اب جو دوسرے نوجوان ینگ بیٹھے ہیں ان سے ملوایا, انہوں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی. تو چیف سیکرٹری صاحب ممتاز علی شاہ صاحب, آپ اچھے آدمی ہو اور آپ سنتے بھی ہو, تو آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ پرورش ادارہ گیلان آباد ملیر میں موجود ہے, اور اس میں میں تو چند 2 نوجوان دکھایا, بہت سارے لوگ ہیں یہاں سے. 250 کا بیچ نکل چکا ہے, 70-80 کا بیچ نکل چکا ہے, فریش ہو کے لڑکے جا چکے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. تو آپ پولیس فورس ضرور بنائیں, لیکن ان جیسے جو پرورش ادارہ ہے یا اور کوئی ادارہ ہے ان کو ایسے سپورٹ کریں کہ یہاں سے نوجوان کا جو 1 سال کا کورس ہے وہ 6 مہینے کا ہو, تاکہ یہ نوجوان میرے جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اور پھر جا کے اپنی شادی کریں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک زبردست لائف انجوائے کریں. ان سے غلطی ہوئی ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مجرم نہیں ہے, یہ اس معاشرے کے میرے وہ نوجوان ہیں جن کی اب مزید حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, اور ان کی اور کمر تھپنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو دوزخ سے نکل کے باہر آئیں. اور یہ 50-60 لوگ ہیں یار باہر جا کے, میں کہہ رہا ہوں یہ 700 لوگوں کو, نوجوانوں کو بچائیں گے. تو پرورش جیسے اداروں کو سپورٹ کریں. چیف سیکرٹری صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی دیکھو, اور منسٹر جو ہمارے ہیں وہ بھی کہ بھائی آگے آؤ یار, اور ان جیسے اداروں کو پروان چڑھاؤ. آداب.